Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the new and another interesting topic of SST Nationalist Movement. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1919 से लेके 1947 में क्या एक्टिविटीज़ हुई जिससे फाइनली भारत को आज़ादी मिल गई। तो एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि इतने स्ट्रगल के बाद जो है हमें आज़ादी मिली। तो इसमें जो महत्वपूर्ण रोल रहा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम महात्मा गांधी जी के बारे में। उन्होंने मासेस को एक साथ ला के जोड़ दिया, यानी मास पार्टिसिपेशन पे बढ़ावा दिया। फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। सत्याग्रह इन्होंने चलाए, चंपारण, खेड़ा, आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को भी चलाया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, रॉलेट एक्ट 1919 आया, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, तो उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह को चलाया था, उसे एक्शन में लेकर आए और नेशनल मूवमेंट को बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर स्प्रेड किया था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की मेथोडोलॉजी क्या थी। तो मेथोडोलॉजी मैंने आपको बोला, सिंपल मेथोडोलॉजी उन्होंने जो यूज़ की थी दैट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई के रास्ते पे चलो और नॉन वायलेंस रहो, यानी कि अहिंसा को अपनाओ। इसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को भी अपनाया। नॉन कोऑपरेशन मीन्स मतलब असहयोग। ब्रिटिशर्स को कोई भी और किसी भी काम में आप सहयोग नहीं करेंगे। सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट किए थे जिसमें उन्होंने हरिजन्स को अपलिफ्ट करा था, यानी कि अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश की। खादी को बढ़ावा दिया उन्होंने कि अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करो। चरखा को उन्होंने सेल्फ रिलायंस का सिंबल बनाया। देन कम्युनल हार्मनी, कि हमारे अंदर जो संप्रदाय को लेके विभाजन है उसको ख़त्म करो और यूनिटी में बिलीव करो। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक छत के नीचे लाने की बहुत कोशिश की थी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड फेज पे, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा फर्स्ट और सेकंड फेज कांग्रेस का, आईएनसी का। अब हम 1919 से 1929 जो थर्ड फेज है आईएनसी का, उसको डिस्कस करते हैं। आपके जो फर्स्ट टू फेज थे उसमें नेशनल मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे आईएनसी में। एक केस स्टडी लेते हैं खिलाफत टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट जो है बेटा, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, जो आपका ओटोमन एम्पायर था टर्की में, इस्लामिक एम्पायर था, उनकी हार हुई और ऐसा रूमर फैला कि जो मुस्लिम रूलर थे ओटोमन एम्पायर के, उनके साथ अंग्रेज़ों ने बुरा व्यवहार किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुस्लिम संप्रदाय रहता था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ एक्शन लेने लग गए। सो इंडिया में भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी उस समय और आज भी है। सो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो अली ब्रदर्स का था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने मिलकर एक खिलाफत कमेटी बनाई मार्च 1919 में बॉम्बे में, जिसका एम ही यही था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसके बाद उन्हें ये लगा कि इस खिलाफत मूवमेंट को एक नेशनल फिगर की भी ज़रूरत है। सो वो गांधी जी के पास इस सपोर्ट के लिए गए कि टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। और उस समय देखो ऑलरेडी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये सारा हो चुका था। सो इसलिए खिलाफत मूवमेंट को जो है इंडियन का सपोर्ट मिला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं 1922 तो बिगनिंग की थी महात्मा गांधी ने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम जो था वो ये था, नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। गांधी जी का मानना ये था बेटा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इसीलिए हैं क्योंकि इंडियन उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया जाए, और जब खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करना था तो उन्हें लगा कि अगर खिलाफत के साथ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाते हैं सो इट विल यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम अंडर द वन अम्ब्रेला। तो उन्हें एक ग्लोरियस चांस मिल गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कांग्रेस एग्रीड विद दिस एंड पास रेजोल्यूशन फॉर द सेम इन द कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन में ये पास हुआ
फाइनली उसके बाद नागपुर सेशन में ये हुआ कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है दिसंबर 1920 में। तो जाके ये जो एग्जीक्यूट हुआ ये जनवरी 1921 में जाके एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना स्टेप बाय स्टेप रखा गया था, कुछ डिमांड्स रखी गई थी। गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस द रिग्रेट। अब महात्मा गांधी ने कहा कि जो जलियांवाला बाग आपने किया है ना इन फेमस इंसिडेंट, इसके लिए आपको रिग्रेट फील करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट को लिबरल एटीट्यूड अपनाना चाहिए टर्की के लिए। फिर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए न्यू रिफॉर्म्स जिससे इंडियन सेटिस्फाई हों। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये डिमांड्स रखी गई थी। ये डिमांड्स जो थी गांधी जी ने रखी और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये डिमांड अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने लोगों को गाइड किया कि स्टेप बाय स्टेप हमें काम करने हैं। सबसे पहले हमें अपने टाइटल्स जो मिले हुए हैं बड़े बड़े लोगों को वो रिनंस करना है, छोड़ना है। उसके बाद हमें बॉयकॉट करना है जितने भी हमारे ऑनरी ऑफिसेस हैं, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में लोग काम कर रहे हैं या उस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उसको बॉयकॉट करना है। सो चिल्ड्रन स्कूल से बाहर आ गए, लॉ कोर्ट से लॉयर बाहर आ गए। तो इस तरीके से सबने बॉयकॉट किया, स्वदेशी गुड्स को अपनाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लोगों तक फैलाया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं उस समय नियरली 30,000 लोग जो है ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे। लेकिन लोगों ने हड़ताल की, इसको सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। फाइनली क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा ये वायलेंट हो गया, वहाँ पे सत्याग्रहियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। तो इस इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 फरवरी 1922 को। अब क्योंकि आपका ये चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया था तो एक नए मूवमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया। चौरी चौरा इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया ये गोरखपुर में हुआ था 1922 में फरवरी में, जहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया, जहाँ 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव। तो उन्हें लगा वायलेंस में टर्न हो गया, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे तो देखो ब्रिटिश गुड्स फेल डाउन हो गई और इंडियन इंडस्ट्रीज जो है बैंग ऑन हो गई। एंड मोर ओवर लोगों के अंदर एक साथ यूनाइट होकर इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने की भावना जो है वो बढ़ गई थी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी इस समय स्टार्ट हुए थे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड मेनी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या था कि भाई गांधी जी जब रिलीज़ हुए जेल से 1924 में, तो एम किया गया कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है वो बनी रहे, अनटचेबिलिटी जैसी जो इविल्स हैं उसे सोसाइटी से ख़त्म किया जाए, और सभी लीडर्स ने खादी को प्रमोट करने पे स्ट्रेस किया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाए गए ताकि खादी को स्पन करो और एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों के लिए क्रिएट करो। तो ऐसे प्रोग्राम आए। फिर आती है बात स्वराज पार्टी की। क्वेश्चन बिफोर द कांग्रेस वाज वेदर टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और नॉट, क्योंकि ये जो एक्ट आया था इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लीडर जो है इसको अपोज कर रहे थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास का कहना था कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे बॉयकॉट करना ज़रूरी नहीं है, हम इस लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। CR दास ने और पंडित मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, क्योंकि वो बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे इलेक्शन का। स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया और सक्सेस भी मिली। कांग्रेस लीडर्स जो है उन्होंने बाद में इन्हें स्वराज पार्टी को कोऑपरेट भी किया। अब क्या होता है, अगर हम उस समय के इम्पॉर्टेंट लीडर्स देखते हैं बेटा, सो गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास ये नेशनल लेवल पे काम कर रहे थे। इसके अलावा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यंग लीडर्स में जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारे मिलकर काम कर रहे थे। देन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बात करते हैं।
जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो क्या हुआ कि पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई थी। उस समय बहुत सारे लोगों को ये गुस्सा था कि ये मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, थोड़ा वायलेंस में बिलीव करते थे। सो ऐसे टाइम पे रिवॉल्यूशनरीज जो है वो लोगों के सामने रिकॉग्निशन गेन करने लगे। दे स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वायलेंट मूवमेंट और वायलेंट एक्टिविटीज़। हालांकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे वो शांत थे, लेकिन जब वो कॉल ऑफ हो गया तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और अब तो इनके न्यू सेंटर बन गए थे बिहार और उत्तर प्रदेश। 1924 में बनी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई थी, जो बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, जोगेश चटर्जी ने और सचिन सन्याल ने। इनका एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें ओवरथ्रो करना है किसी भी हाल में। अब क्या हुआ, उस समय एक कंकोड़ी केस हुआ जिसमें इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश की ट्रेन जा रही थी जिसमें पूरा ट्रेजर था, उसको इन्होंने लूटा लखनऊ के एक गांव में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहेरी बाद में ये पकड़े गए और इनको फांसी पर लटका दिया गया। मैनी अदर रिवॉल्यूशनरीज जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहे, जेल में गए, फांसी की सज़ा हुई। 1928 में द रिवॉल्यूशनरीज मर्डर द JP सौंदर, एक पुलिस ऑफिसर थे एंड हु वॉज बिलीव टू बिहाइंड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। उनका ये मानना था, जब साइमन कमीशन आया था तो JP सौंदर ने जानबूझकर लाला लाजपत राय के सर पे लाठियां मारी थी और उस लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, इसलिए इन्होंने उसको मार दिया। इसके बाद जो अनदर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA 1928 में बनी, जिनके लीडर्स थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो फेमस हीरो हैं आज भी इंडियन यूथ के। अब इन्होंने क्या किया, दीज लीडर डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस प्रीवियसली। वो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वायलेंस में बिलीव करें, पहले ये सत्याग्रही थे, बाद में रिवोल्यूशनरी में कन्वर्ट हुए थे भगत सिंह, लेकिन ये कहते थे आर्म को तब यूज़ करो जब अपना सेल्फ डिफेंस है, मतलब यूज़ द आर्म्स टू मेक द डेफ गवर्नमेंट हियर देम। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए आर्म वेपन को यूज़ करो और अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करो ताकि लोगों को समझ में आए कि देश कैसे आज़ाद होगा। तो भगत सिंह ने क्या किया था, 8 अप्रैल 1929 को वो और उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने असेंबली जो थी ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे बम फेंका था। एक आंसू गैस का गोला था जिससे किसी को मुश्किल नहीं होनी थी, सिर्फ धुआं उड़ा था, और उसमें फिर उन्होंने अपने पर्चे जो है बांटे थे। उन पर्चों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा हुआ था, ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था ना उसके अगेंस्ट लिखा हुआ था। एंड अरेस्ट ऑफ 31 लेबर लीडर्स, के क्यों बिना मतलब के 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया गया। शाउटिंग कर रहे थे वो स्लोगन में, वो चाहते तो भाग जाते पर्चे बांट के, लेकिन वो भागे नहीं, बम फेंकने के बाद वहीं पर्चे बांट कर खड़े रहे ताकि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, और स्लोगन शाउट कर रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। इवन दे शोड द लिफलेट्स जिसमें लिखा हुआ था टू मेक द डेफ हियर, ये बहरी सरकार को सुनाने के लिए है। उन्होंने कहा इट इज़ ईजी टू किल द इंडिविजुअल, उन्होंने बोला हम वो रिवोल्यूशनरी हैं, किसी को मार दें, किसी को मारना बहुत आसान है लेकिन किसी के आइडियाज़ को मारना बहुत मुश्किल है। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के आइडियाज़ और उनके सोच के ख़िलाफ़ हैं और हम ये चाहते हैं कि वो नई फ़िलॉसफी, नए आज़ाद भारत का निर्माण करें। इस पर जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया, भगत सिंह जी को और बटुकेश्वर दत्त को, और फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनके साथ उनके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा दी गई 23 मार्च 1931 को। पुलिस जो है इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की तलाश में थी। फाइनली 27 फरवरी 1931 को उन्हें एक एल्फर्ड पार्क में किसी गद्दार ने ही बता दिया कि वो वहाँ पर अकेले हैं, और वहाँ पर उन्हें जो है कहते हैं सराउंड कर दिया। बहुत सारे पुलिस वाले पहुँच गए और वो अकेले अपनी एक गन के साथ लड़ते रहे। और ये माना जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, उन्होंने किया भी ऐसे
कि जो लास्ट गोली थी उन्होंने अपने आप को मार दी जब उनके पास एक ही गोली बची थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही जीऊँगा और आज़ाद ही मरूँगा। तो ये एंड हुआ चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते गए देश की आज़ादी के लिए। सूर्य सेन, उन्होंने अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को। देन आपका प्रीति लता जो हैं उन्होंने काम किया। इस तरीके से आपके जो हैं कल्पना दत्ता, इन्होंने, ये सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनको कहते हैं ना आजीवन कारावास हुआ, उसके बाद भी ये अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे। अब गवर्नमेंट डेल्ट द रिवोल्यूशनरीज से तो उन्हें बहुत गुस्सा था, तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। काला पानी सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है वहाँ पर भेज देती थी, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, मतलब अत्याचार जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भेजा था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। उन्हें लगा जी बार बार इंडिया में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हम कुछ एक ऐसा कमीशन भेजते हैं जो देखेगा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसमें कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट करेगा कि भारत के रूल रेगुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। तो साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे इंग्लिश थे, एक सिंगल इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो आप ये सोचो कोई बाहर से आके आपके देश की प्रॉब्लम को क्या समझेगा। इसलिए जब ये कमीशन आया तो इसके खिलाफ जो है काले झंडे दिखाए गए और स्लोगन रेस किया गया साइमन गो बैक। तो इसी में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें आपको पता है लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा लाठियाँ मारी गई, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुए और बाद में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो भी क्रिपल्ड हुए फॉर द बिकॉज ऑफ द लाठी चार्ज। हाउएवर पीपल कंटिन्यू टू एजिटेट अगेंस्ट दिस साइमन कमीशन। अब बात हम करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज की। कांग्रेस ने नेहरू कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि कंडक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। भैया अब हम बात करेंगे स्वराज की, हमें आज़ादी चाहिए, बहुत कह लिया हमने, बहुत मांग लिया, अब हमें पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इस कमेटी को उन्होंने ये भी कह दिया जी संविधान लिखना शुरू कर दो, देश आज़ाद होगा तो रूल रेगुलेशन हमारे पास होने चाहिए। कांग्रेस आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 31 दिसंबर 1929, जिसमें आप मेंशन करोगे भारत आज़ाद हो गया है। तो कहने का मतलब ये है लाहौर में जब आईएनसी का सेशन हुआ 1929, उस सेशन में आईएनसी ने डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1930 से फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे और एवरी ईयर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगे। आप सोचो कितना सेक्रीफाइस उस समय हुआ होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो हमें आज़ाद नहीं किया था, हम अपने आप ही अपना आज़ादी दिवस मना रहे थे। तो ये भी एक डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज का पीरियड रहा। अब चलते हैं हम फोर्थ फेज पे 1929 से 1939 की तरफ। पूर्ण स्वराज का जब डिक्लेरेशन हुआ तो इसका मतलब पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने 11 डिमांड लिखकर उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनको भेज दी और उन्हें एक अल्टीमेटम दिया इस लेटर के थ्रू कि अगर ये 11 डिमांड फुलफिल नहीं हुई मार्च तक, तो हम जो है, क्योंकि जनवरी में लिखा उन्होंने 31 जनवरी को और उन्होंने मार्च तक का टाइम दिया, तो हम नया मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने ये कह दिया। अभी क्या हुआ इसके बाद, वायसराय इरविन ने मना कर दिया, वो कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे और गांधी जी ने फिर डांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को। गांधी जी साबरमती आश्रम गए, आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहाँ से 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की डांडी विलेज के लिए। डांडी जो है ना बेटा एक कोस्टल विलेज है, समुद्र के किनारे का इलाका है, वहाँ तक वो गए। तो मतलब 24 डेज़ में उन्होंने इतनी 200 माइल से ज़्यादा की यात्रा तय की और जहाँ जहाँ वो जाते थे हर जगह जो लोग हैं उनके साथ जुड़ते जाते थे।
सो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। दांडी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ समुद्र के पानी से नमक बनाया, क्योंकि उस समय क्या था, सॉल्ट लॉ लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने कि इंडियन जो है नमक नहीं बना सकते, नमक पे पूरी मोनोपोली जो है वो ब्रिटिशर्स की। सो सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रोक कर दिया, लो जी हमने मैन्युफैक्चर कर दिया। सो इसे दांडी मार्च भी कहते हैं और बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। सो दांडी में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके के मार्चेस हुए और ब्रिटिश लॉ को ब्रोकअप किया गया। सी राजगोपालाचार्य ने भी ऐसा ही मार्च जो है आपका सदर्न इंडिया में स्टार्ट किया था। और इसके अलावा आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, वो जो थे बेटा, ही लेड द मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो कि अभी पाकिस्तान में है। वहाँ पे उन्होंने क्या, पूरा कमांड ले लिया पेशावर सिटी का और उसको जो है धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पूरा इम्प्रूव कर दिया नेशनल मूवमेंट के लिए। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने हड़ताल और प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे। अब चलते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ना बेटा 12 दिसंबर 1930 को हुई थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनवाइट किया था आईएनसी को, लेकिन आईएनसी ने इसका बॉयकॉट किया था। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। क्यों गए? क्योंकि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना बेटा, तो बहुत तेज़ी से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, साथ में नॉन कोऑपरेशन के स्टेप्स को भी फॉलो कर रहे थे। सो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को एंड में क्या दिखता है, ब्रूटल सप्रेशन। उन्होंने औरतों को, बच्चों को, सत्याग्रहियों को मारना पीटना शुरू कर दिया, सारे लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया, मतलब ब्रूटल सप्रेशन। सो गांधी जी ने कहा इसे आप रोकिए, ये गलत तरीका है आपका, इसको आपको रोकना चाहिए। तो इरविन ने कहा ठीक है, एक एग्रीमेंट करते हैं। सो गांधी और इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसमें इरविन ने ये कहा कि आप इस मूवमेंट को वापस लीजिए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन आइए। और गांधी जी ने डिमांड रखी कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्हें आप रिलीज़ कीजिए जेल से, और जो ये ब्रूटल सप्रेशन कर रहे हैं, लोगों को मारना बंद कीजिए। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट, और इसके थ्रू जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गांधी जी लंदन गए। लेकिन एज यूजुअल वो खाली हाथ आए, कोई वहाँ पे भारत की आज़ादी की बात नहीं हुई। इन द मीनवाइल क्या हुआ, लॉर्ड वेलिंगटन वो बन गए वाइसराय ऑफ इंडिया, और वो तो और भी ज़्यादा क्रूअल थे, हार्श मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट कर दिए। सो गांधी जी रिवाइव्ड, उन्होंने कहा फिर से स्टार्ट होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस रखी गई और ये 1932 में लंदन में रखी गई, लेकिन अगेन कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट कर दिया कि हमें कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी है। लेकिन ग्रेजुअली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे करते करते चला तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्लोरी से नहीं चला जितना पहली बार चला था। अब चलते हैं हम कम्युनल अवार्ड की तरफ। टू मेक द मैटर वर्स, जो मैकडोनाल्ड थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ब्रिटेन के, उन्होंने कम्युनल अवार्ड देने शुरू कर दिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू इट द अनटचेबल्स वुड बी रिगार्डेड एज द डिस्टिंक्ट कम्युनिटी। ये एक अलग कम्युनिटी है और इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को बुलाया गया, उन्हें बोला गया कि भाई जो आप डिमांड कर रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिप्रेस क्लास के लिए, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या किया उन्होंने, डिवीजन कर दिया कास्ट के नाम पे। गांधी जी को जब ये पता चला तो गांधी जी ने अनटू फास्ट किया, आमरण अनशन किया, जिसकी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गए, और जब वहाँ वो मिलने गए तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि उस समय गांधी जी पूना की वार्धा जेल में थे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको सेपरेट एरिया नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स डिप्रेस कम्युनिटी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में 18% सीट जो है वो रिजर्व की जाएगी। तो मतलब रादर देन एरिया का डिवीजन करने के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन का सहारा लिया गया। तो इस तरीके से ये पूना पैक्ट हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं बेटा। तो डिस्पाइट ऑफ कांग्रेस बॉयकॉट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में की गई।
उसमें एक बिल पास कर दिया गया कि नहीं आते तो नहीं आते। उस बिल का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बिल में क्या लिखा था कि फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, 2 लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, डुअल गवर्नमेंट। प्रोविंस जो है उन्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाएगी टू गवर्न देमसेल्फ। प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं दे वर मेड आंसरेबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो है वो ओवरऑल अथॉरिटी रहेगी और मोर पावरफुल रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंस और डिफेंस दोनों मैटर रहेंगे। अब सोचो वही वाली बात है कि भैया पैसा और पावर तो आ गई ब्रिटिशर्स के पास और वेलफेयर वर्क आ गए जो है इंडियन के पास, तो वो कैसे काम करेंगे, ना तो ये पैसा देंगे ना ये पावर देंगे, तो अगेंस्ट हम जो है उन्हीं के डोमिनेंस में है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कानून था। डायरेक्टरी जो है अबॉलिश की गई थी एंड फेडरल कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किए गए थे सेंटर में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया, ये एक अच्छा काम किया था। देन बर्मा एंड एडन वर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये गलत किया, जो कि इंडिया का पार्ट थे इनको इंडिया से अलग कर दिया। बर्मा यानी कि आपका प्रेजेंट डे म्यांमार, पहले इंडिया का पार्ट था, सोचो अलग कर दिया इन्होंने। सो न्यू प्रोविंसेस बना दिए इन्होंने, सिंध, उड़ीसा, और सिंध ही आगे जाके क्या बना, पाकिस्तान। उड़ीसा ये फुल फ्लैश गवर्नर के अंडर कर दिए गए थे। 2 न्यू प्रोविंस अनाउंस किए जो इन्होंने, उसके बाद गवर्नर जनरल एंड गवर्नर वर पुट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। भैया तुम हमारे गवर्नर जनरल बना रहे हो और कह रहे हो ब्रिटिश कंट्रोल में काम करेंगे, तो कहाँ की आज़ादी। कम्युनल और सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने कंटिन्यू रखा कि किसी भी कम्युनिटी को चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इससे तो देश का डिवीजन हो गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, दिस टाइम इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट उस समय क्या हुआ कि 6 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग जो है मेजॉरिटी से जीत कर आई थी। और यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो रिलीजन बेस्ड हो गया, तो क्लियरली दिख रहा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन हो रहा है। अब 5th और फाइनल फेज की बात करते हैं 1939 से 1947 तक। नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे अपने गोल स्वराज की तरफ बढ़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और उसी में फ्रीडम मूवमेंट तेजी से स्टार्ट हो गया। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर पोस्टेड इन द डिफरेंट वॉर जोन्स। ब्रिटेन ने क्लेम किया कि अगर आप वॉर में साथ देते हो तो हम आपको पक्का इस बार आज़ादी दे देंगे। हालांकि इंडियन ने मना कर दिया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देख चुके थे, बट द कांग्रेस डिमांडेड दैट ब्रिटेन मस्ट फ्री इंडिया फर्स्ट, पहले आप इंडिया की आज़ादी दो फिर हम वॉर में ज्वाइन करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री ऑन दिस, उन्होंने बोला भाई नहीं वॉर के बाद, बट अब इंडियन अड़ गए वॉर से पहले। सो उस समय जो लॉर्ड लिंथिंगो थे, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओनली सेड दैट गवर्नमेंट वुड कंसल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, नेटिव रूलर्स, एंड ऑफ द वॉर। भाई वॉर ख़त्म होगी तभी तो सबसे डिस्कस करके फिर हम जो है कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। ये गवर्नमेंट अड़ गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा जो अलाइड पावर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है, रशिया, उसके अगेंस्ट से एक्सिस पावर जर्मनी, जापान और इटली, मैनी अदर कंट्रीज़ ने भी ज्वाइन किया था और ये 1939 to 45 तक चली थी, जिसमें अलाइड पावर जो है बाद में जीत कर आई थी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनल पार्टीज़ का। बहुत सारी कम्युनल पार्टीज इस समय इंडिया में बनी थी। कम्युनल पार्टी इज वन विच केयर्स फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन कम्युनिटी मेंबर्स, मतलब उनको नेशनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपकी मुस्लिम लीग बनी थी, फिर आपकी हिंदू महासभा बनी, उसके बाद अकाली दल बनी, ये अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते थे। इवन मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो डिमांड ही रख दी थी एक सेपरेट नेशन की जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान, इट विल बी फॉर द मुस्लिम। सो ब्रिटिश ने भी इस डिमांड को इनकरेज किया। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें, so to oppose India's entry in the war, Gandhi ji launched the small scale movement called the individual सत्याग्रह। अब ये जो इंडिविजुअल था ये बेस्ड ऑन द पीपल, मतलब नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सी राजगोपालाचार्य आपके हो गए, जी.वी. मालवणकर हो गए, विनोबा भावे हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब चलते हैं हम क्रिप्स मिशन की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान वॉज एडवांसिंग टूवर्ड्स द इंडिया, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू हैव, भैया
इनको ये लग रहा था जापान को कि मैं भी इंडिया को कैप्चर कर सकता हूँ, जो पहले हमारा दोस्त था। अब ब्रिटिशर्स को ये मंशा पता चल गई तो वो जापान को रोकना चाहते थे। अभी क्या हुआ, इट सेंट अ मिशन टू इंडिया हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अब ब्रिटिश मिनिस्टर थे। इट्स टू चीफ प्रपोजल क्या थे, जब उन्होंने ये स्टेफर्ड क्रिप्स भेजा, यानी कि क्रिप्स मिशन जब भारत भेजा, तो इसका उद्देश्य था कि इंडिया वुड बी ग्रांटेड द डोमिनियन स्टेटस, princely state would have right to choose whether to join the Indian Union or not, और mission was also accepted the demand for Pakistan। क्या बात थी भैया, मतलब क्रिप्स मिशन में क्लियरली बोल दिया गया कि भाई पाकिस्तान की डिमांड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो प्रिंसली स्टेट है उनके ऊपर है कि वो किसको ज्वाइन करते हैं, इंडियन यूनियन को या पाकिस्तान को, या कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस। कांग्रेस लीडर ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया और बोल दिया पोस्ट डेटेड चेक है, ये पोस्ट डेटेड है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं होने वाला। मुस्लिम लीग टू रिजेक्टेड, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी डिमांड डायरेक्टली नहीं इसमें एक्सेप्ट हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, 1942 में लास्ट मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। द टाइम वॉज वेरी क्रूशियल फॉर ब्रिटेन एंड इंडिया एज जापान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड द बर्मा, जापान के पांव बढ़ते जा रहे थे, बर्मा को ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो इंडियन लीडर फेल्ट दैट जापान्स थ्रेट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो गांधी जी ने लिखा 10 मार्च 1942 का, द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू द जापान। तो अगर हमें आज़ाद होने हैं तो इन्हें हराना पड़ेगा। देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेल्ट, हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया 8 अगस्त 1942 को। और इस बार इन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपके जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, देन आपके SM जोशी, बहुत सारे लोग जो है इसमें उभर कर आए और इस मूवमेंट में ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट किया गया। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। INA जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, INA जो थी इसका वर्क था इंडिया को आज़ाद कराना, फ्रीडम। लेकिन इसके डिफरेंट ओपिनियन थे, गांधी जी के साथ नहीं बन रही थी, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक जो है नई सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी अपनी। गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में भी डाल दिया था, लेकिन बड़े ड्रामेटिक तरीके से सुभाष चंद्र बोस जेल से निकल आए। उसके बाद वो रशिया गए, इंडिया के लिए सपोर्ट मांगा, फिर उन्होंने जो है वहाँ पे अलाई किया। देन जर्मनी, हिटलर के पास भी गए, द चांसलर ऑफ द जर्मनी अलाउड हिम टू रेज एन आर्मी, उन्होंने अलाउ किया कि हाँ भाई आप अपने आर्मी रेज कर सकते हो। बाय दिस टाइम जापान हैड कॉन्क्वर्ड द सिंगापुर एंड मेड द सेम ऑफर। अब क्या हुआ, देयर आर एन इंडियन ऑफिसर मोहन सिंह अवेल द ऑफर, ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी को, बहुत सारी ट्रेनिंग दी। इसमें पता है आपको लेडीज़ विमेन भी जो है बहुत साथ दे रही थी। द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन जापान टू हेल्प्ड इन दिस कॉज। तो आपका जो ये दिया है ना रस बिहारी बोस, वो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने भी इस एफर्ट को ज्वाइन किया। फिर बोस वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द INT, फिर उसके बाद वो कमांडर इन चीफ बने और धीरे धीरे INA ने जो है ज्वाइन किया जापानीज़ आर्मी को, अटैक किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया को, जीत भी लिया और आगे वो बढ़ रहे थे। लेकिन जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर लिया और जापान का सपोर्ट नहीं मिला INO को, और तो धीरे धीरे ये सोल्जर्स विदाउट आर्म और वेपन्स, विदाउट सपोर्ट ये हारने लग गए थे। इवन सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट कॉट, बहुत सारे तो पकड़े गए थे लेकिन ये नहीं पकड़े गए। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज किल्ड इन एन एरोप्लेन एक्सीडेंट, पर अभी तक ये सच्चाई साबित नहीं हुई है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे मरे। सिचुएशन देखते हैं आफ्टर द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1945 में ख़त्म हुई थी, हालांकि ब्रिटेन और अलाइड पावर इसमें जीत गए थे, लेकिन ये सब कमज़ोर पड़ गए थे इस वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एरा आ गया था। सो मैनी कंट्रीज़ इन एशिया, अफ्रीका, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था।
India, 3 of the imprisoned INA officers were put on the trial in the Red Fort. They were शाहनवाज खान, GS ढिल्लो, PK सहगल. इससे तो लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये क्या किया, इनको क्यों मार दिया. इस तरीके से बहुत सारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म और एंगर की फीलिंग आने लग गई. 1946 तक एक रिवॉल्ट बाय रेटिंग जो है रॉयल इंडियन नेवी अलार्म द ब्रिटिशर्स. द रेटिंग डिमांडेड बेटर वर्किंग कंडीशन. अब देखो नेवी ने ही उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा दी, अभी तक तो आर्मी चल रही थी. सो नेवी ने कह दिया हमारी बेटर वर्किंग कंडीशन कर दो. तो कहने का मतलब ये चारों तरफ से अब ब्रिटिशर्स जो है वो घिर गए थे. मूवमेंट अगर हम देखें, मास मूवमेंट 1945-46 तक, तो पूरा मास पार्टिसिपेशन, यानी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. जैसे INA के ऑफिसर्स जो हैं वो लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, अब यहाँ पे भी जो है देश की आज़ादी की बात होने लगी. सिविल सर्वेंट हो, लॉ कोर्ट्स में हो, या टेलीग्राफ सर्विस हो, या रेलवे सर्विस हो, हर जगह जो है वर्कर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस कर दी थी. नाउ कैबिनेट मिशन पे आते हैं. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ये इंडिया में आया था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. और उन्होंने ये कहा कि अब बहुत हो गया, इंडिया को आज़ादी दे दी जाए. इवन अमेरिका ने भी इसका फेवर किया. इंडिया वॉज नो मोर एन इकोनॉमिक एसेट. और अब तक इंडिया पूरा ख़त्म हो चुका था, रिसोर्स वाइज भी कोई इकोनॉमिक एसेट भी नहीं बची थी. तो इसलिए भी लगता था कि अब आज़ाद कर दो. ब्रिटिश एज पीपल हैड बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स. भाई लोगों ने भी ब्रिटिश गुड्स को जो है बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था. फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट हो रहे थे. नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब जो है इनके अगेंस्ट हो गए थे. सो चीफ पर्पस जो था कैबिनेट मिशन का, नंबर 1, फेडरल गवर्नमेंट शुड बी एस्टैब्लिश सेंटर पे और स्टेट पे. कम्युनल प्रॉब्लम्स को जो है डिसाइड किया गया कि कम्युनिटीज़ के साथ बैठ के सॉल्व किया जाए. प्रोविंसेस जो हैं वो दोबारा से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो स्टेट्स हैं, और अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी. लेकिन इस कैबिनेट मिशन जो था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि बिल्कुल ही ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने, किसी ने भी एक्सेप्ट इसे नहीं किया. फाइनली मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड रख दी कि वी वांट द सेपरेट नेशन, दैट इज़ द पाकिस्तान. और मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन एनी कैबिनेट मिशंस. सो द मुस्लिम लीग फिक्स 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई डायरेक्ट एक्शन डे है और यहाँ हम पाकिस्तान बनाकर रहेंगे. सो मुस्लिम्स ने ये डिमांड सामने रख दी और बहुत कहते हैं ना एग्रेशन रूप में रख दी. और यही हुआ कि इंडिपेंडेंस जो आई इंडिया में वो पार्टीशन पे आई. इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया. ब्रिटिश ने इसे पास किया, डिवाइडिंग द इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन. फाइनली उन्होंने बोला ठीक है जी. लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट गवर्नर वाइसराय इंडिया के. उन्होंने कहा ठीक है हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन 2 स्टेट्स में, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया. लेकिन आप देखो बेटा उस समय बंटवारा 2 स्टेट्स में नहीं 3 बाउंड्री में हुआ था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भी बना जो बाद में बांग्लादेश बना. तो पाकिस्तान के पास सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पहुंच गया. पार्टीशन इंडिया झेल नहीं पाया, बहुत दुखमय था ये पार्टीशन. बहुत सारे लोग इस पार्टीशन में मारे गए, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो गए. इंडियन की जो कहते हैं ना बैकबोन वो ख़त्म होगी. जिस खुशी में हम आज़ादी को मनाना चाहते थे वो दर्द के साथ आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को. और अनफॉर्चुनेटली गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में असैसिनेट वो हो गए. कॉजेज़ ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ थे. शुरू से ही ब्रिटिश की पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल, तो हम अपने आप में डिवाइड थे. हिंदू मुसलमानों का जो इन्होंने फंडा डाला था स्टार्टिंग से, और जो मुस्लिम लीग जो है लार्ज स्केल पे वायलेंट हो गई थी, इस वजह से INC और मुस्लिम लीग का डिवीज़न भी जो है कहीं ना कहीं पार्टीशन का कारण बना. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिवीजन. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में इंडिया में आए, उसके बाद उन्होंने इंडियन मूवमेंट को मास पार्टिसिपेशन में चेंज कर दिया और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का तरीका सिखाया.
स्वराज पार्टी जो थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने फॉर्म की थी। उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो थे वो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चले, जिसमें साइमन कमीशन जो आया उसके अगेंस्ट भी ये थे। देन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार की। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका डीप इम्पैक्ट पड़ा था। फेलियर हुआ क्रिप्स मिशन का, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी के रोल को हमने डिस्कस किया, सुभाष चंद्र बोस जी के रोल को डिस्कस किया और कैबिनेट मिशन प्लान को, जिसने ये कहा इंडिया हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.